हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 25 जनवरी 2026 के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में लेक्चर नंबर 4 आज क्या है, ये चैप्टर जो हो जाएगा आप लोग का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं। हम आप लोग को पूरा अभिक्रिया पढ़ा चुके थे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। फिर उसके बाद पढ़ा चुके थे हम लोग आप लोग को हम पढ़ा चुके थे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, एकल विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अवकरण क्या होता है, ऑक्सीकृत क्या होता है, अवकृत क्या होता है, अवकरण क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। इस सब के बारे में हम आप लोग से चर्चा कर चुके थे, हम आप लोग को बता चुके थे। अब था कि उसका उपयोग, ऑक्सीकरण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हम पढ़ लिए थे क्या कि भोजन को, मतलब जैसे भोजन पचाने में है ना, मतलब पेट में पाचन क्रिया में होता है। फिर क्या होता है जी, वहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, भोजन को दुर्गंधित करने में, है ना, भोजन से दुर्गंध आता है तो इसी कारण आता है, समझे, ऑक्सीकरण के कारण ही आता है। फिर लोहा में जंग लगना, संक्षारण विधि हम बताए थे, समझे। फिर उसके बाद बताए थे कि दहन, है ना। तो ये सब हम आप लोग को यहाँ पे बता चुके थे। अब यहाँ पे क्या है कि दहन और ज्वाला, हम लोग उसी में यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, दहन और ज्वाला, है ना। तो देखिए दहन और ज्वाला में क्या है, हम आपको बता दिए थे कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। जलने की इस देखिए, जब भी हम कोई भी पदार्थ को जब जलाते हैं, क्या करते हैं जी, जब भी कोई पदार्थ को हम क्या करते हैं, जब जलाते हैं तब उसमें से क्या होता है जी, एक ज्वाला उत्पन्न होता है ना, यानी वो जलना शुरू कर देता है। यही जलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, दहन कहते हैं। जैसे में अगर पेपर हम ले, पेपर को क्या करते हैं, उसमें उसको जितना उसको हीट रहता है उतना हीट अगर उसको देंगे तो जलना शुरू कर देगा। अब वो जलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको जी दहन की प्रक्रिया कहते हैं, समझे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें उष्मा मतलब क्या, ऊर्जा, है ना, प्रकाश, उष्मा यानी हीट, ठीक है, हीट अप्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। हीट भी जनरेट होता है और प्रकाश भी उत्पन्न होते हैं। जैसे में कार्बन, है ना, कार्बन और ऑक्सीजन को यहाँ पर देखिए जब जलाए हैं तो क्या बना है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश मिला है, समझे ना। तो जब भी देखिएगा कोई पदार्थ को हम जलाते हैं, कोई भी पृथ्वी पे ऐसा पदार्थ नहीं है जेकरा में कार्बन न रहे, है ना। तो यहाँ पे कार्बन को अब अगर उसको हम जलाएंगे, मान लीजिए अभी हम क्या करते हैं, इसको अगर जलाएंगे तो इसमें भी कार्बन मौजूद है ना। तो जब इसको कार्बन इसमें मौजूद है तब क्या होगा जी कि जलेगा तो एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करेंगे जी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। और जब ये जलेगा तो इसे तो उष्मा निकलेगा ही ना, इससे उष्मा निकलेगा, ऊर्जा निकलेगा, समझे। और जब ये जलेगा तो जब मान लीजिए पूरा हम यहाँ पे अंधेरा कर देंगे तो इससे जो लौह निकलेगा तो उसमें से क्या प्रकाश भी निकलेगा, समझे। तो प्रकाश भी निकलता है। उसी प्रकार गंधक को भी क्या करते हैं जी, जलाते हैं। तो गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, बाकी जो मिलता है से मिलता ही है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम देखेंगे दहनशील पदार्थ और अदहनशील पदार्थ, समझे ना। तो याद रखिएगा, जो भी पदार्थ जलेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं जी, दहनशील पदार्थ कहते हैं या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जिसको हम जला पाते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए अभी इसका उदाहरण दिए थे, इसका उदाहरण दें या इसका उदाहरण दें, या हम यहाँ पे प्लास्टिक का उदाहरण इसका देते हैं। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर पाते हैं, जला पाते हैं। तो जब इसको हम जला पाएंगे तब इसको हम क्या बोलेंगे कि यह जो है वो दहनशील पदार्थ है। लेकिन अगर यही हम एक ईंटा लाएं और ईंटा को बोलो कि उसको जलाना है, पत्थर को बोलेंगे कि जलाओ इसको, तो क्या वो जला पाएंगे हम लोग, तो लोग नहीं जला पाएंगे। तो वो लोग क्या हो जाएगा जी, अदहनशील पदार्थ होगा।
यानी बालू हो गया, मिट्टी हो गया, ईंटा हो गया, इन सबको हम लोग नहीं जला पाएंगे, उसे अदहनशील कहते हैं या अज्वलनशील भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग समझे होंगे कि दहनशील किसे कहते हैं और अदहनशील किसे कहते हैं। जो इसको नहीं जलाया जाएगा, जो पदार्थ नहीं जलेगा, उसे अदहनशील, और जो जलता है उसे क्या कहते हैं जी, दहनशील कहते हैं। अब उसके बाद देखिए, याद रखिएगा सामान्यतः जो होती हैं, सामान्यतः है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही कुछ जल पाता है, ऐसे मतलब जल नहीं पाता है ना। यहाँ पर देखते हैं, यद्यपि दहन की क्रिया प्रायः वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है ना। वायु यानी दहन का जो प्रक्रिया होता है वो वायु यानी O2, समझे, O2 यानी ऑक्सीजन, और क्या है जी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होती है, यहाँ पे दहन होती है। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और डांस करो, 500 रुपया लेके डांस कर रही है, तुमको जाना चाहिए स्टेज पे, है ना। अब यहाँ पर लेकिन वायु की अनुपस्थिति में दहन असंभव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि हम लोग जो है वो वायु की उपस्थिति में भी दहन मतलब कर सकते हैं, और बिना वायु की उपस्थिति में कुछ कारक है, उन कारकों की उपस्थिति में क्या कर सकते हैं जी, दहन की प्रक्रिया हम लोग करवा सकते हैं। समझे क्या बोला यहाँ पे कि ऑक्सीजन अगर न रहे फिर भी दहन हो सकता है कुछ मतलब कुछ मामलों में, समझे ना। लेकिन याद रखिएगा कि अगर कोई सामान्यतः ऐसे हम लोग कुछ जला रहे हैं तो बिना ऑक्सीजन के वो नहीं जलेगा। उदाहरण के लिए क्या है कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रेट यानी नाइट्रोजन में जलकर, नाइट्रोजन क्या है, वो गैस है। हम लोग जानते ही हैं कि नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना होता है जो हमारे एनवायरमेंट में 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है। और यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितना है जी, 21% होता है। कितना होता है, 21%, ठीक है। तो इलाही तो हम लोग जानते ही हैं। तो अब देखिए मैग्नीशियम आप लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम क्या है जी, वो धातु है, समझे ना। तो इस धातु को हम लोग क्या करते हैं ना कि जलाते हैं, किसके उपस्थिति में जी, नाइट्रोजन की उपस्थिति में। तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का निर्माण कर देता है, और इससे क्या निकलता है जी, उष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा। देखिए ये Mg है, Mg को जला दिए, N2 की उपस्थिति में क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट बन गया। वो ऐसे एक्चुअली में लिखा हुआ है Mg3N2, है ना, Mg3N2 लिखा हुआ है, कोई इसमें दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए इसको। अब फिर उसके बाद क्या है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को क्लोरीन गैस से भरे गैस जार में ले जाने पर मोमबत्ती जलती रहती है तथा काला धुआं निकलती रहती है। इसमें मोमबत्ती का दहन क्लोरीन की उपस्थिति में होती है। यहाँ पे क्या है कि एक मोमबत्ती है ना। मोमबत्ती को ऐसे अगर हम जलाते हैं, मोमबत्ती को जब हम ऐसे जलाते हैं तब क्या होता है, ये जलते रहता है, लेकिन इस मोमबत्ती को उठाकर कहां पे ले चले गए, क्लोरीन की उपस्थिति, जहां क्लोरीन वहां पे है उस मतलब वातावरण में इसको हम लेके चलेंगे। फिर भी देख रहे हैं कि जलता हुआ मतलब रह रहा है। ऑक्सीजन है तभी भी जल रहा है, और ऑक्सीजन नहीं है यानी क्लोरीन है फिर भी ये क्या कर रहा है जी, जल रहा है ना। तो यहां से ये पता चलता है कि क्लोरीन की उपस्थिति में भी ये जल सकता है मोमबत्ती, समझे। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लोरीन भी दहन का पोषक हो गया ना, दहन का पोषक हो गया ना ये, समझे। अब यहाँ पर देखिए, याद रखिएगा यहाँ पर कार्बन 25H52 ये मोमबत्ती का सूत्र होता है। कार्बन 25H52 मोमबत्ती का सूत्र होता है। यह जो है क्या, इसका एक और नाम होता है क्या, पेंटाकोसेन। क्या नाम है जी, पेंटाकोसेन। जब ये मोमबत्ती जलता है क्लोरीन की उपस्थिति में
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन मतलब अलग दोनों हो जाता है। अब उसके बाद की क्रिया क्या है, अभी हम आप लोग को बताएं कि दहन का पोषक और दहन का अपोषक। जो दहन में क्या करेगा जी, दहन यानी कोई भी चीज को जलने में मदद करेगा वो क्या कहला जाएगा वहां पे, दहन का पोषक। और जो जलने में मदद नहीं करेगा उसे हम लोग क्या करते हैं जी, अपोषक कहते हैं, यानी वो दहन का पोषक नहीं होता है। जैसे मैं यहाँ पर देखिए कि जो पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं या नहीं होते हैं उन्हें हम दहन का अपोषक कहते हैं। यानी सीधे एक लाइन में बोल देंगे कि दहन अगर कर रहे हैं, हम कोई चीज को जला रहे हैं और जलाने में वो हमको क्या कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, तब हम लोग क्या कहेंगे जी, उसको दहन का अपोषक कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे देखिए लगता है आग, जब लगता है आग उग तब होता है क्या ना, जब आग लगता है तब क्या होता है, तब क्या होता है जी कि वहां पे जो लाल सिलेंडर जो रहता है ना उसमें भर के रखा होता है गैस। कौन सा गैस रहता है जी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। जैसे ही कहीं पे आग लगा और वहां पे क्या कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड मार दो, यानी उस गैस में से निकाल के मार दो, क्या होता है, गैस वो आग आराम से बुझ जाता है। मान लीजिए कि एक मतलब एक पदार्थ है, ये जल रहा था ऐसे, ये जल रहा था तो इसको ऑक्सीजन मिल रहा था तो ये जल रहा था, है ना। जैसे ही क्या करेंगे जी, एकरा ऊपर मारेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छीटेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छीटेंगे तो क्या कर देगा, ये पूरी चारों तरफ से क्या कर लेगा, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है घेर लेगा। चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस घेर लेगा और ऑक्सीजन यहां से जाना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन जाने से बंद हो जाएगा। तो जब इसको नहीं मिलेगा तो क्या कर जाएगा बेचारा, ये तो पोषक है नहीं, दहन का पोषक तो ये है नहीं, ये क्या है जी, दहन का पोषक है। तब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये अंदर ही नहीं जाएगा तब पोषक है, इसको नहीं मिलेगा, पोषण नहीं मिलेगा तो ये जल नहीं पाएगा और क्या कर जाएगा जी, बुझ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, कार्बन, गंधक, मैग्नीशियम और मोमबत्ती दहनशील पदार्थ हैं, है ना, तथा वायु यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये तीनों जो होता है वो दहन का पोषक होता है। यानी इसके उपस्थिति में कोई भी प्रक्रिया मतलब हो सकती है, यानी दहन की प्रक्रिया होगी। ठीक। अब उसके बाद क्या है यहां पे आगे में है, अब देखिए दहन करने के लिए हम लोग को 3 चीजों की आवश्यकता एकदम बहुत जरूरी होती है। पहला क्या है दहन के लिए, तो दहन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला आवश्यकता क्या है जी, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि यहां पे हम रख दिए पत्थर, तो क्या यह पत्थर जल पाएगा। यहां पे हम आग लगा दिए, जैसे ही में आग लगाएंगे तो क्या यह पत्थर जल पाएगा, तो पत्थर क्या होगा जी, यहाँ पे नहीं जल पाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम एक कागज रख देते हैं, कागज और इसमें आग लगा दें, तब क्या कर जाता है जी, ये आग जल उठता है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि दहनशील पदार्थों की आवश्यकता होनी चाहिए, जैसे पुआल हो गया, है ना, लकड़ी हो गया, फिर उसके बाद जो है वो कागज हो गया, कपड़ा हो गया, है ना। इन सब चीजों से ये सब चीज क्या है जी, दहनशील पदार्थ है और ये आसानी से मतलब वो जल सकता है। ठीक। फिर क्या होता है, दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कागज ही है और इसके चारों तरफ में क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके चारों तरफ में क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या ये जल पाएगा, नहीं जल पाएगा, है ना।
तो एक इसमें क्या होना चाहिए, दहन यानी ऑक्सीजन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए या तो क्लोरीन चाहिए, है ना। ये तीनों में से कोई एगो इसको चाहिए तभी जाके जल पाएगा, नहीं तो ऐसे ये नहीं जल पाएगा। तो इन इसमें से ये दोनों चीज तो होना चाहिए ना। अगर इस फिर उसके बाद देखिए ज्वलन ताप की प्राप्ति, मान लीजिए किसी का कोई यहाँ पे पदार्थ है, आई पदार्थ का 40 डिग्री सेल्सियस क्या है, ज्वलन ताप है ना। और इसको हम दे रहे हैं कितना, 35 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, तो क्या ये जल पाएगा, नहीं जल पाएगा, समझे। जैसे ही 40 डिग्री हम देंगे ना तो ये क्या कर जाएगा जी, जलना शुरू हो जाएगा, जलना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना है कि इन तीनों चीजों की आवश्यकता भरपूर होती है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर नहीं रहेगा फिर भी क्या, तब क्या होगा जी, वो जलेगा नहीं। मान लीजिए कि ये दोनों हमको मौजूद है, दहनशील पदार्थ ही नहीं रहेगा, पत्थर रहेगा तो जलेगा ही नहीं। दहन यानी हम लोग को क्या है, कागज भी है और ज्वलन ताप की प्राप्ति भी है, लेकिन इसमें पोषक यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो क्या जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। ज्वलन ताप, मान लीजिए कि दोनों हैं और ज्वलन ताप मिल ही नहीं रहा है, उसको उतना उष्मा मिल ही नहीं पा रहा है कि उतना पे वो जल पाए, तो नहीं जल पाएगा। तो याद रखना है कि इन तीनों में से कोई भी एक अगर न रहेगा तो क्या होगा जी, वो जलेगा नहीं। ठीक, तो यहां पर याद रखिए कि ज्वलन ताप क्या है। तो देखिए जिस न्यूनतम ताप पर का क्या है, कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, यानी वह न्यूनतम ताप जिस पर क्या होता है जी, कोई पदार्थ जो होता है वो जलना शुरू कर देता है, यानी वो जलना शुरू कर देता है, उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं जी, ज्वलन ताप कहते हैं। उस ताप को क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, समझे। तो याद रखना है आप लोग को कि ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ, कोई कलम हो, किताब हो, कोई लकड़ी हो, कोई मतलब कुछ भी हो, है ना, वो जलना शुरू कर देता है। जैसे में अगर हम आपको क्या कर लेंगे, एक उदाहरण लेंगे यहाँ पे कि एगो यहाँ पे सलाई के कांटी रहेगा, ठीक, और एगो यहाँ बड़ा सा लकड़ी रहेगा, समझे ना। ये लकड़ी आई क्या है जी, सलाई का कांटी, सलाई के कांटी, ठीक है, सलाई कांटी है। अब एक में क्या करेंगे, इसको हल्का सा हीट देंगे ना तो ये जलना शुरू कर देगा। मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस दिए, ये जलना शुरू कर दे रहा है, समझे। लेकिन क्या इसको 20 डिग्री देंगे सेल्सियस तो क्या जलना शुरू कर देगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यह जो है ना ये ज्यादा बड़ा है और इसका ज्वलन ताप जो है ये बहुत ज्यादा है, इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है ना। तो इसको में ज्यादा यानी 60 70 80, मान लो 80 डिग्री सेल्सियस दिए तब ये जाके जल पाएगा। और जैसे ही 80 डिग्री दिए और जलना शुरू हो गया तो समझिए कि क्या है, इस लकड़ी का ये ज्वलन ताप, समझे। तो ये होता है ज्वलन ताप, ठीक। अब देखिए जब तक किसी पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है तब तक वो नहीं जलता है, और जैसे ही उसको ज्वलन ताप प्राप्त हो जाता है वो जलना शुरू कर देता है। अब यहां पर देखिए सभी दहनशील गैस से जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती हैं। जितना भी गैस है, जैसे में एलपीजी होगा चाहे सीएनजी होगा, है ना, वो सब क्या करता है जी, यहाँ पर ज्वाला उत्पन्न करता है, या हाइड्रोजन, ठीक है, उत्पन्न करता है। ज्वाला यानी मतलब वो धधकता जो है ना, आग धधकता जो है उसी को बोलते हैं ज्वाला, ठीक है। किंतु वे ठोस और द्रव ईंधन ही जलने पर भी ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर केरोसिन तेल है, केरोसिन
ये केरोसिन तेल में क्या करते हैं जी, हम यहाँ हीट देते हैं, हीट दिए, उष्मा दिए, जैसे ही जलना शुरू कर दिया, ये क्या करेगा जी, यहाँ पे ज्वाला उत्पन्न करेगा। क्या करेगा? ज्वाला उत्पन्न करेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए केरोसिन एक द्रव है जो गर्म किए जाने पर वाष्प उत्पन्न करता है और वो मतलब ज्वाला भी उत्पन्न करता है। मोम एक ठोस ईंधन है जो गर्म किए जाने पर वाष्प बनता है। अतः केरोसिन क्या है जी, केरोसिन और मोम जलने पर क्या होता है जी, ज्वाला भी देता है। मोमबत्ती तो देखिए नहीं किए होंगे जी, मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से ज्वाला निकलता है ना, है कि ना, ज्वाला उसमें से निकलता है। ठीक, देखिए यहाँ पे जैसे में मोमबत्ती है, इस मोमबत्ती को जला रहे हैं तो क्या निकल रहा है, यहाँ से ज्वाला निकल रहा है, निकल रहा है ज्वाला ना। तो यही आई लाइट क्या करता है, लाइट देता है। अब उसके बाद क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी ऑक्सीजन को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होता है, और जब कम मिलता है तब क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, ऑक्सीजन के उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है। समझे, जब ऑक्सीजन जो होता है वो पूरा मिलता है तो पूरी तरह से दहन होता है ना। इसमें निर्मित ज्वाला नीला रंग की होता है। ठीक, यानी जितना भी कोई ज्वाला जल रहा है, ठीक है, कोई लकड़ी हो, कोई भी मतलब चीज है, पदार्थ हो, जल रहा है, जैसे ही वो जलेगा वो क्या कर जाएगा जी, वहां पे जैसे ही ओकरा में से जलेगा ऑक्सीजन उसको भरपूर मिलेगा। ठीक है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगा वैसे ही वो क्या कर देगा, मतलब वो नीला नीला ओकरा में से लौह निकलता है। जैसे में आप खाना जब बनाते हैं तब देखिए कि उससे नीला नीला क्या निकलता है, लौह। वो वायु की उपस्थिति में रहता है, पूरा एकदम ऑक्सीजन मतलब उसको मिलता है, तो क्या होता है वहां पर जी, वो नीला नीला निकलता है लौह। समझे, और जेकरा में ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है ना, ओकरा में से कैसा निकलता है, ओकरा में से लाल लाल निकलता है लौह। समझे, किंतु बहुत कम होता है। समझे, एक प्रकाश जो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाशहीन कहते हैं। समझे, अब पूरा नीला नीला रहेगा तो नीला नीला वाला से थोड़ी ना ओकरा से प्रकाश निकलेगा, है ना। तो प्रकाश जब नहीं निकलेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशहीन, यानी अप्रदीप्त ज्वाला कहते हैं। समझे, और जैसे ही मतलब का में कम वाला में जो रहेगा ना, कम ऑक्सीजन रहेगा तो कम से क्या निकलेगा, ज्यादा ज्वाला निकलेगा। और जैसे ही ज्यादा ज्वाला निकलेगा क्या हो जाएगा, उसमें जैसे उसमें से ज्यादा ज्वाला निकलेगा उसमें से क्या होगा जी, लाइट निकलेगा, है ना, लाइट निकलेगा और आसपास में इंजोरा देगा। समझे, बत्ती स्टोव, यानी अभी हम बता दिए, है ना, स्टोव भी होता है, स्टोव भी नीला देता है और गैस में भी वो नीला ज्वाला देता है। अब उसके बाद है ऑक्सीजन की आपूर्ति में, तो अभी हम इसके बारे में बताएं कि वो क्या करेगा जी, वो पूरा लाल ज्वाला देगा और वो क्या करेगा, आसपास में चमकेगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाशमान कहते हैं, है ना। पीले रंग का मतलब लाल, पूरा पीला रंग के प्रकाश उत्पन्न करता है। समझे, और इसमें जो होता है अपर्याप्त में, वो पूरी तरह से जलता नहीं है कोई पदार्थ, है ना, पूरी तरह से जलता नहीं है। समझे, उसे छोटे छोटे कण जो होते हैं वो बचे हुए रहते हैं। अब मोमबत्ती की है ज्वाला, क्या है जी, मोमबत्ती की ज्वाला। अब देखिए, मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलकर बत्ती में ऊपर चढ़ जाता है। जैसे में देखिए, यहाँ पर देखिए ये मोम है ना, तो ये मोमबत्ती क्या करेगा जी, यहाँ पर पिघलेगा। जैसे ही ये पिघलेगा
जैसे ये पिघलेगा यहाँ पर वो क्या रहता है यहाँ पर जी, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एगो बत्ती रहेगा ऐसे, ठीक। अब यहाँ से पिघलेगा, पिघल के ऐसे होगा, आई क्या करेगा जी, धीरे धीरे एक में चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, और चढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जलेगा। ये बतिया में जो होता है धागा ही है, क्या है जी, धागा है। इस धागा में क्या होता है, यहाँ पर जलना शुरू कर देता है, समझे। और जलना जैसे शुरू करता है, मोम जो होता है ना, वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही ऊपर जाता है तो ज्वलनशील पदार्थ है मोम, है ना, जलना शुरू कर देता है, जलता है। तो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर जो होता है वो केंद्रीय मंडल रहता है, और बीच में प्रकाशमान रहता है, और फिर ऊपर में जो रहता है वो नीला नीला रहता है, तो क्या में कम प्रकाश निकलता है, समझें। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि मोमबत्ती को जलाने पर मोम पिघलता है, बताएं पिघल कैसे ऊपर चढ़ेगा, ऊपर चढ़ के क्या होगा, जो वो वाष्प रूप में परिवर्तित होगा, और वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा उस जल कर ज्वाला उत्पन्न देना शुरू करता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मोमबत्ती का ज्वाला, है ना। क्या बोले अभी, सुनिए, ये मोमबत्ती है, इसे जलाना शुरू कर दिए, जैसे जलाते हैं इसका होगा, मोम पिघल पिघल के बत्ती पर आ जाएगा, और ये जैसे बत्ती पर जाएगा वो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, ये क्या करेगा पूरा, उसके पास में क्या है जी, ज्वाला है, और ज्वाला क्या करेगा, जलेगा, और ये जल करके ज्वाला क्या करेगा, इसको जलाएगा, आज जलाएगा, और जलाने से के बाद क्या हो जाएगा, इसमें से और मतलब लौह निकलेगा, यानी ज्वाला निकलेगा, है ना। यह एक पीला और प्रकाशमान होता है, ठीक है। ठीक है, ज्वाला का रंग पीला होने का कारण यह है कि ऑक्सीजन की ओकरा में क्या होता है जी, आपूर्ति, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके कारण ज्वाला का रंग कैसा हो जाता है जी, पीला। ऑक्सीजन का रंग जो होता है कैसा, सॉरी, ज्वाला का रंग पीला क्यों होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है ना। मोम जो होता है पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिससे कार्बन के सूक्ष्म कण मोम के वाष्प में मिश्रित हो जाता है, समझें। जैसे ही क्या होता है जी, मतलब ये मोम जो होता है वो वाष्प में क्या होता है जी, वो मिश्रित हो जाता है, उसके छोटे छोटे जो कण रहते हैं वो वाष्प में मिल जाते हैं, और वाष्प में मिलकर क्या करता है, वो ऐसे ही मतलब रह जाता है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, जिसमें पीला अवक्षेप, सॉरी, पीला जो ज्वाला होगा वो मिलेगा। और पीला ज्वाला क्या होता है, जो प्रकाशमान होता है और प्रकाश देता है। अब उसके बाद क्या है, मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट। तो मोमबत्ती का ज्वाला का बनावट जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होते हैं जी, 3 प्रकार से होता है। पहला कौन होता है, केंद्रीय मंडल। कौन होता है जी, पहला केंद्रीय मंडल होगा। दूसरा कौन होगा, यहाँ पर प्रकाशमान मंडल होगा। और तीसरा कौन होगा जी, वो प्रकाशहीन मंडल होगा, समझे ना। तो यहाँ पर याद रखना है सेंट्रल जोन, समझे क्या है जी, सेंट्रल जोन, फिर ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन, है ना। हम लोग ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना, कि जो प्रकाश देता है वो ल्यूमिनस, जो नहीं देता है वो क्या है जी, नॉन ल्यूमिनस। आई सेंट्रल जोन जो बीच वाला रहेगा। देखिए यहां पर जो है ना, ये जो बाहर वाला क्षेत्र है, बाहर वाला माध्यम है, इसी को बोलते हैं प्रकाशहीन। यहां पर पूरा नीला नीला लौह रहता है, नीला नीला लौह रहता है, समझे। और ये क्या है, मध्य, यहां पर पीला लौह रहता है। कैसा रहता है जी, पीला लौह रहता है। पीला लौह रहता है, ठीक है। आई होता है भीतरी क्षेत्र, केंद्रीय मंडल, जो सबसे अंदर में होता है, ठीक। चलिए यहां पर देखते हैं, पहला क्या है, केंद्रीय मंडल, समझे ना। मान लीजिए यहाँ पे मोमबत्ती पहले बना लेते हैं, मोमबत्ती है,
ठीक। ये वाला जो अंदर वाला होता है क्या होता है जी, केंद्रीय मंडल होता है, केंद्रीय मंडल। और ये वाला जो होता है वो प्रकाश मान मंडल। आए जो ऊपर वाला होता है वो प्रकाश हीन मंडल। ठीक। तो यहां पर देखिए पहला क्या है, यहाँ पे यहाँ पर देखिए केंद्रीय मंडल में यह जो होता है वो नीला होता है। केंद्रीय मंडल कैसा होता है जी, नीला। ठीक। इसमें बिना जले हुए मोम के वाष्प रहते हैं। एक में जो रहता है ना, इस मंडल में जो रहता है बिना जला हुआ मोम के वाष्प रहता है। समझें कैसा रहता है जी, बिना जला हुआ मोम के वाष्प रहता है। ठीक है। यह जो होता है बत्ती को मतलब घेरे रहते हैं। ये जो बत्ती है देखिए, इस बत्ती को क्या किए हुए है, यहाँ पे बत्ती को ये घेरे हुए है। ये जो बत्ती है इस बत्ती को क्या किए हुए जी, केंद्रीय मंडल घेरे हुए है ना। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्या मैं कोई दहन वहन में क्रिया नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते हैं। यह जो होता है सबसे निचली है, तो ऑक्सीजन के संपर्क में पूरी तरह से नहीं आता है, जिसके कारण इसमें जो दहन की प्रक्रिया जो होती है वो नहीं होती है। इसलिए इस भाग को अदहन क्षेत्र, अदहन का क्षेत्र भी कहा जाता है। समझे, यानी मोमबत्ती के जो केंद्रीय मंडल होता है उसको अदहन का क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए ज्वाला के इस क्षेत्र का ताप सबसे कम रहता है। यानी ज्वाला के इस क्षेत्र में, यानी केंद्रीय मंडल का जो तापमान जो रहता है मोमबत्ती में वो बहुत कम रहता है। पहला क्या है जी में कि नीला होगा, एकरा में जितना भी मोम का वाष्प रहेगा वो सब रहेगा। ये मोम के जो बत्ती रहता है, मोमबत्ती के जो बत्ती रहता है वो बत्ती को घेरे हुए रहता है। समझे। फिर क्या होता है कि यह जो होता है कि हमें दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, जिसके कारण नहीं होगा एकरा में दहन की प्रक्रिया। फिर क्या होता है एकरा में ना कि यह ज्वाला क्षेत्र में ताप, यानी ताप भी जिसको में दहन की प्रक्रिया ही नहीं होगी, उसमें क्या होगा जी, उसमें ताप भी नहीं रहेगा। ठीक। अब उसके बाद जैसे में देखो दिया सलाई की तीली ले जाने पर वहां पर नहीं जलता है। जैसे एक में एगो माचिस का तीली लिए यहाँ पे दुका दे सीधे अंदर, तो वहां पे वो जलेगा नहीं। अब क्या जी, प्रकाश मान मंडल है। देखिए यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मोम के वाष्प का आपूर्ति क्या होता है, अपूर्ण दहन। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, केंद्रीय मंडल में तो दहन होता ही नहीं है। क्यों नहीं दहन होता है जी? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। और ये जो होता है कि जो बीच वाला मंडल होता है, ये जो होता है वो प्रकाशमान रहता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति आधा अधूरा होती। अब जहां पे जितना ऑक्सीजन मिलेगा वहां पे क्या होता है, उतना ही एकरा में ज्वलन होता है। तो एकरा में आधा सुधा जलता है, और जब आधा सुधा जलता है तो ये पीला कलर का ये क्या करता है जी, वहां पे लौह देने का काम करता है। समझे। इसीलिए जहां पीला लेकर निकलेगा तो वहां से प्रकाश भी निकलेगा। जैसे प्रकाश निकलेगा वो क्या कहला जाएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। समझे। ठीक। तो यहाँ पे क्या है जी, मतलब इसमें जो होता है कार्बन के सूक्ष्म कण उपस्थित रहते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग होता है। यानी मोमबत्ती के ज्वाला का सबसे बड़ा भाग जो होगा वो कौन होगा जी, प्रकाश मंडल यानी मध्य मंडल
होता है। इसमें पीला प्रकाश निकलता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं जी, ज्वाला ताप या मृदुल मतलब कहते हैं। यहाँ पर भी बताए कि है ना कि प्रकाशहीन मंडल है। देखिए इस भाग में मोम जो होता है ना वो पूरी तरह से क्या कर जाता है जी, वो जल जाता है, यानी इसका यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे दहन हो जाता है। जैसे ही इसका पूरी तरह से दहन होगा, है ना, जैसे देखिए यहाँ पर तो दहन नहीं हो रहा था। क्यों नहीं दहन हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे प्रकाश मतलब सॉरी ऑक्सीजन जो यहाँ पे नहीं था, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था तो नहीं हो रहा था। जैसे ही ये बीच वाला मंडल में जाएगा, जैसे ही ये बीच वाला मंडल में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, प्रकाश मतलब प्रकाशमान, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जब जलता है तो आधा अधूरा जलेगा, और आधा अधूरा जलेगा तो यहाँ से पीला लौह निकलता है, पीला लौह निकलता है। और ये पीला लौह क्या करता है, प्रकाश मतलब उत्पन्न करता है। और जैसे ये तीसरा क्षेत्र में जाता है, तीसरा क्षेत्र में जाएगा, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पूरा जो ऑक्सीजन है वो पूरी पर्याप्त मात्रा में इसको मिलेगी। और जैसे ही पूरी पर्याप्त मात्रा में इसको मिलेगा, वैसे ही क्या होगा, जितना भी मोम का रहता है बचा हुआ कण, वो सब के सब जल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है जी, मतलब जैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जितना भी कण जो बचा हुआ रहेगा, जो कहाँ चल जाएगा, वो बाहरी परत में चल जाएगा, बाहरी क्षेत्र में, और पूरी तरह से वहां पर क्या हो जाएगा, मोम का जो कण रहेगा वो पूरी तरह से जल जाएगा। और यहाँ पे कैसा मतलब प्रकाश निकलेगा, नीला, नीला निकलता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग जो हैं इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रकाशहीन मंडल कहते हैं। अब उसके बाद क्या है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे, है ना। अब देखिए पेट्रोलियम है द्रवित पेट्रोलियम, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, है ना, यानी एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म जो होता है वो पूछता है, समझे ना। एलपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में दिल रहेगा, समझे, या बोलेगा आपसे, पूछेगा कि इसका मुख्य अव्यय कौन है, एलपीजी का मुख्य अव्यय कौन है जी, तो यहाँ पे हम आपको अभी बतलाते हैं। ठीक है, देखिए पेट्रोलियम गैस जो होता है ना, वो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का क्या होता है जी, मिश्रण होता है, समझे। प्रोपेन ब्यूटेन, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 3 प्रोपेन, और कार्बन नंबर 2 कौन है जी यहाँ पर, एथेन। ये सब का क्या होता है यहाँ पर जी, मिश्रण होता है। यानी यहाँ पर एगो बीकर जो है, बीकर है, और इस बीकर में क्या डाला हुआ है जी, ब्यूटेन, फिर क्या डाला हुआ है यहाँ पर, प्रोपेन, फिर क्या डाला हुआ है जी यहाँ पर, एथेन। और ये तीनों मतलब यहाँ पर जब डाला रहेगा तो इसका मिश्रण रहेगा, और यही मिश्रण क्या कहलाता है जी, एलपीजी। इसलिए याद रखिएगा कि एलपीजी का जो मुख्य अव्यय जो होता है वो ब्यूटेन होता है। ठीक है, मुख्य अव्यय क्या होता है इसमें जी, ब्यूटेन होता है, समझे। ब्यूटेन प्रोपेन एथेन तीव्रता से जलकर क्या करता है, यहाँ पर ऊष्मा प्रदान करता है, ऊष्मा यानी हीट, समझे ना, हीट प्रदान करता है। इसलिए पेट्रोलियम गैस एक उत्तम यानी सबसे एक बढ़िया किस्म का एक ईंधन में आता है, समझे। ये लकड़ी से या कोयला से, इन सब से भी क्या करता है जी, ज्यादा मतलब ऊष्मा देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है जी, अच्छा मतलब ईंधन कहा जाता है, यानी उत्तम ईंधन इसे कहा जाता है। अब उसके बाद क्या है जी, दाब बढ़ाने पर ये तीनों को जब मिलाते हैं ना तो ये द्रव के रूप में बदल जाते हैं। जैसे इसमें डाला गया है क्या, ब्यूटेन, एथेन, क्या है, प्रोपेन और एथेन, जैसे में डाला गया, इसको बंद करके इसको दाब को बढ़ा दिया जाएगा और इसमें भर दिया जाएगा। जैसे और भरा जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, द्रव के रूप में, यानी द्रवीभूत हो जाएगा, द्रव के रूप में आ जाएगा। इसलिए से हम क्या कहते हैं जी, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखिए इसका उपयोग कहाँ होता है जी, तो खाना बनाने में हम लोग करते हैं इसका उपयोग,
करते हैं ना, खाना बनावे में ज्यादा इसका हम लोग उपयोग करते हैं, समझे। फिर उसके बाद क्या है जी कि एलपीजी के जलने से मतलब क्या होता है, बहुत सारी निम्नलिखित क्रियाएं होती हैं। पहला क्या होता है जी, यहाँ देखिए ब्यूटेन है, समझें। तो यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो क्या निकलता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होता है यहाँ पे, वाष्प यानी जल वाष्प निकलेगा। और क्या निकलेगा यहाँ पर, उष्मा निकलेगा, समझें। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस पेट्रोलियम के प्रभाजी श्रावण द्वारा प्राकृतिक गैस से प्राप्त किया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम यानी जो एलपीजी है, एलपीजी जो है इसको हम लोग जो है पेट्रोलियम से प्रभाजी श्रावण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जिसको प्राप्त करते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को लोहे के सिलेंडर में भरकर हम क्या करते हैं, उसको जी उपभोक्ताओं तक ज्वलन के लिए उसको पहुंचाने का काम करते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है ना कि गैस को जलाने पर यह एक, जैसे में एलपीजी को हम लोग जलाते हैं तो वहां पे कैसा मिलता है जी, हम लोग को एलपीजी को जब जलाते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, वहां पे एक नीला लौह मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ज्यादा लौ नहीं देता है और वो ज्यादा प्रदूषण नहीं करता है, समझे। तो यहाँ पर नीला लौह क्या करता है, यहाँ पर जलता है ना। इस गैस में लगभग 1 ग्राम में कितना जी, 50 किलो जूल मतलब उष्मा उपलब्ध हो सकती है। यानी 1 ग्राम एलपीजी में 50 किलो जूल क्या हो सकता है जी, उष्मा उपलब्ध हो सकता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, एक विशेष प्रकार का खराब गंध युक्त क्या एथिल मरकप्टेन का सूत्र जो याद रखिएगा, C2H5SH है ना। तो ये इथाइल मरकप्टेन है कि अल्प मात्रा मिलाई दी जाती है। क्यों मिलाया जाता है जी, कि जैसे ही गैस का सिराव होता है ना तो वो महकना शुरू हो जाए। जो एलपीजी ओरिजिनल होता है उसका कोई महक नहीं होता है, समझें। जैसे ही एक में मिलाते हैं इथाइल मरकप्टेन तो क्या होता है जी, जैसे ही गैस स्राव करता है वैसे ही क्या हो जाता है, जेकरा में एथिल मरकप्टेन क्या करने लगता है, वो महकना शुरू हो जाता है। जैसे ही महकता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं कि वो गैस यहाँ पे सिराव हो रहा है, गैस यहाँ पे लीकेज हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत मतलब उसको पता चल जाता है। और ये क्या है जी, यहाँ पर पूरा मतलब मोमबत्ती का यहाँ पे फिगर है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही, ठीक है। फिर अगले बार हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, है ना। हम लोग जो हैं वहाँ इसी में लास्ट चैप्टर बायोलॉजी में भी थी, केमिस्ट्री में ही लास्ट चैप्टर भी क्या कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं, आज से ही कर दिए हैं शुरू, समझे ना। तो आप लोग उसको भी देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।